दूसरा जो नेचुरल मेथड होता है उसे हम बोलते हैं विड्रॉल या कॉइटस इंटरप्टस। ये बेसिकली मेल पार्टनर के द्वारा यूज किया जाता है, सो जिसमें पेनिस को विड्रॉ कर दिया जाता है फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। तो इजैक्यूलेट स्पर्म्स को इजैक्यूलेट करने से पहले ही, इंसेमिनेशन को होने से पहले ही बेसिकली पेनिस को वेजाइना से रिमूव कर दिया जाता है। इसे विड्रॉल या कॉइटस इंटरप्टस बोलते हैं। Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's class we would be discussing about class 12th biology chapter 4, that is reproductive health. So let's get started. So this chapter first defines what is a reproductive health. तो आपको पता है WHO ने ये definition दी थी कि reproductive health होता है total well-being in all the aspects of reproduction, यानी physically, emotionally, behaviorally and socially सारे तरीके से अगर कोई ऑर्गेनिज्म वेल है, बिल्कुल हेल्दी है, तब हम उस चीज़ को रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ बताई गई थी वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड एंड स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकती हैं। तो आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को टोटली अटेन करना किसी भी सोसाइटी का एक गोल होता है और इसी के लिए कुछ प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च हुए थे। फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1951 में और उसकी फिर कुछ कुछ डिकेड्स के बाद असेसमेंट की जा रही थी कि क्या क्या उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और पता होना चाहिए जिसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम बोलते हैं, RCH प्रोग्राम्स, जिसका मेजरली काम था कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना इंडिविजुअल्स में एक हेल्दी सोसाइटी की मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज का काम था ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया का यूज करके अवेयरनेस क्रिएट करना रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में। इसके अलावा जो भी ये पूरी एजुकेशन है जिसे हम सेक्स एजुकेशन बोलते हैं, तो सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में लाना ताकि राइट इन्फॉर्मेशन यंग चिल्ड्रन तक पहुंच सके और जो भी मिथ्स हैं या मिसकंसेप्शंस हैं सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के, वो सब दूर हो सकें। इसके अलावा जो भी यूथ है उसे ये भी बताया जाए कि व्हाट आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, एडोलेसेंस क्या होता है, उससे रिलेटेड चेंजेस क्या हैं। इसके अलावा सेक्सुअल प्रैक्टिसेस सेफ एंड हाइजीनिक कौन सी वाली होती हैं। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी STDs जिनमें एड्स वगैरह आता है, तो ये सब किस तरीके से फैलती हैं ताकि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाई जा सके। इसके अलावा फर्टाइल कपल्स या जो भी मैरिजेबल एज ग्रुप के कपल्स हैं उन सबको बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में बताया जा सके। इसके अलावा प्रेग्नेंट मदर्स की केयर कैसे करनी है, पोस्ट नेटल केयर आफ्टर बर्थ चाइल्ड की कैसे केयर करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, मेल एंड फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें बताना, इनके बारे में अवेयरनेस पहुंचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा सेक्स रिलेटेड क्राइम, सेक्स अब्यूज़ वगैरह जैसे इविल्स को ख़त्म करने के लिए भी ये चीज़ करी गई थी। अगर हम बात करें तो एक प्रोसेस होती है जिसे एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। दिस इज़ बेसिकली अ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसीजर जिसे लीगली ये चेक कर सकते हैं कि कोई बेबी कौन सा होगा, मतलब उसका सेक्स क्या होगा। बट क्या है कि इस एमनियोसेंटेसिस पे इंडिया ने बैन कर दिया था क्योंकि लोग क्या कर रहे थे कि फीमेल फीटिसाइड कर रहे थे। वो बेसिकली फीमेल फीटस जब उन्हें पता चलता था तो वो उसकी डेथ, उसकी बेसिकली उसे मार देते थे। इसके अलावा मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन वगैरह के लिए प्रोग्राम्स वगैरह बनाए गए ताकि किस तरीके से चाइल्ड की इम्यूनाइजेशन हम कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस किस तरीके से काम करता है तो आप सबको पता होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो बेसिकली फीटस, डेवलपिंग फीटस के अराउंड प्रेजेंट होता है। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है, इट इज़ टेकन अप इन अ सिरिंज या किसी पर्टिकुलर ऐसी चीज़ में, और उसके अंदर जो भी फीटल सेल्स होते हैं या डिजॉल्व सब्सटेंसेज होते हैं उन्हें स्टडी किया जाता है और उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोमल पैटर्न है, XX है या XY है, उससे डिटेक्ट कर लिया जाता था कि वो पर्टिकुलर बेबी कौन से सेक्स का होगा। बट बाहर की कंट्रीज अभी भी इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करती हैं, किस लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए। जैसे बेबी में डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया जैसी कुछ डिजीजेस तो नहीं है।
तो उनकी डिटेक्शन के लिए इस टेक्निक को अभी भी यूज़ किया जाता है, बट इंडिया में इसका बैन हो गया है क्योंकि यहाँ फीमेल फीटिसाइड की वजह से इस पे बैन लगाया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें से सहेली एक बहुत बड़ा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाता है फीमेल्स के केस में, जो CDRI यानी लखनऊ में बनाया गया था। एंड कपल्स के बारे में ये पूरी सेक्स एजुकेशन पहुंचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसके लिए कपल्स ही रिस्पॉन्सिबल है मेनली। तो उन्हें अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो उसकी वजह से पॉपुलेशन इसी तरीके से ग्रो होती जाएगी। इसके अलावा दो टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट MMR एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी IMR। इनका नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया है एज कम्पेयर टू द इनिशियल स्टेजेस। तो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था बट अब डिक्रीज हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों के बीच में। इसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं इन सब की केयर करने के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि एड्स वगैरह प्रोड्यूस करती हैं मीडिया में, पोस्टर्स, बिल बोर्ड्स वगैरह के थ्रू। फॉर एग्जांपल हम दो हमारे दो एक स्लोगन था जो बहुत ज़्यादा चला था। तो इस तरीके के कुछ स्लोगन्स, या फिर जैसे आप बोल सकते हो बहुत सारे जापानीज चाइनीज़ कल्चर में क्या होता है, वन चाइल्ड नॉर्म होती है, मतलब एक ही चाइल्ड प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके अलावा कोई अगर चाइल्ड किसी का होता है तो उसे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की साइड से। इसके अलावा मैरिजेबल एज को इंक्रीज कर दिया गया, फीमेल्स के केस में 18 ईयर्स एंड मेल्स के केस में 21 ईयर्स, जो भी एक बहुत अच्छा मेजर था इस सारी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट में, इफेक्टिव होनी चाहिए एंड रिवर्सिबल होनी चाहिए, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो या अगर है तो बहुत ज़्यादा कम हो। इसके अलावा इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव ऑफ द इंडिविजुअल, या उसकी जो भी डिज़ायर है, सेक्सुअल डिज़ायर, उसके साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंड जो भी आजकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं उनमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं और वो सारी आपको याद रखनी है। सो द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कॉन्ट्रासेप्टिव ओनली। तो यहाँ पे आपको ये सारी कैटेगरीज के बारे में याद रखना है। व्हाट आर द नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बैरियर, IUDs, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती हैं, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट मेथड, जिसे नेचुरल मेथड बोला जाता है, दिस इज बेसिकली अ मेथड विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो बेसिकली ओवम एंड स्पर्म को मीट नहीं होने देना है, तो उसके लिए नेचुरल मेथड्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक एब्स्टिनेंस नाम का एक मेथड होता है जिसमें कपल्स अवॉइड करते हैं कॉइटस को इन बिटवीन द डे ड्यूरेशन, बेसिकली 10 to 17 डेज की जो ड्यूरेशन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिस टाइम ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होता है तो उस टाइम कॉइटस को अवॉइड किया जाए, तो उसकी वजह से बेसिकली स्पर्म्स एंड ओवम मीट नहीं करेंगे, और इसी टेक्निक को पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोला जाता है। इस पीरियड को जो 10 to 17 डेज का होता है इसे फर्टाइल पीरियड बोला जाता है। एंड इस पर्टिकुलर पोर्शन में अगर इस ड्यूरेशन में अगर कोइटस नहीं होता तो चांसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं स्पर्म एंड ओवम की मीटिंग के। दूसरा जो नेचुरल मेथड होता है उसे हम बोलते हैं विड्रॉल या कॉइटस इंटरप्टस। ये बेसिकली मेल पार्टनर के द्वारा यूज किया जाता है, सो जिसमें पेनिस को विड्रॉ कर दिया जाता है फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। तो इजैक्यूलेट, स्पर्म्स को इजैक्यूलेट करने से पहले ही, इंसेमिनेशन को होने से पहले ही बेसिकली पेनिस को वेजाइना से रिमूव कर दिया जाता है। इसे विड्रॉल या कॉइटस इंटरप्टस बोलते हैं। नेक्स्ट नेचुरल मेथड जो यहाँ पे होता है उसे लैक्टेशनल एमेनोरिया बोला जाता है, यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी मदर लैक्टेटिंग होती है, मतलब वो लैक्टेशन शो कर रही है, मिल्क प्रोड्यूस कर रही है फॉलोइंग पार्चुरेशन, डिलीवरी के बाद, तो उस टाइम ओव्यूलेशन नहीं होता या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती।
तो जब तक मदर ब्रेस्ट फीड करती है चाइल्ड को, तब तक कंसेप्शन के चांसेस घट जाते हैं, ऑलमोस्ट निल होते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन हो ही नहीं रही है। तो एब्सेंस है मेंस्ट्रुएशन की, तो इसलिए उस टाइम अगर कोइटस होता है तो उसके चांसेस प्रेगनेंसी के बिल्कुल भी नहीं होते। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल दीज नेचुरल मेथड्स आर नॉट कंसर्न्ड विद द साइड इफेक्ट्स यहाँ पे नहीं होते हैं, बट इनके चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इतना ज़्यादा मतलब फेलियर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है कि कम है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड, जिसे हम बैरियर मेथड बोलते हैं। तो बैरियर बेसिकली होता है फिजिकली मीट नहीं होने देते ओवम एंड स्पर्म्स को विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बैरियर्स सच एज कॉन्डोम्स। सो कॉन्डोम्स का यूज किया जाता है विच आर थिन रबर लेटेक्स शीथ, जिससे कि हम पेनिस को मेल्स के केस में या वेजाइना सर्विक्स को फीमेल्स के केस में बैरियर की तरह उससे कवर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी इजैक्यूलेटेड सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर नहीं करेगा और कंसेप्शन नहीं होगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको बताएं। फॉर एग्जांपल निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल्स, एंड यूज ऑफ कॉन्डम्स जो है वो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जैसे कि अवेयरनेस इंडिविजुअल्स के बीच में इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट सर्टेन अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि ये बैरियर मेथड्स जिनको करने में हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल दे प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम एसटीडीज, एड्स वगैरह से प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि जो भी फ्लूइड है एक पर्सन का वो दूसरी की बॉडी में नहीं जा रहा है, तो फ्लूइड का एक्सचेंज नहीं है, जिसकी वजह से एड्स या दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या डिसऑर्डर्स नहीं हो सकते। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ऑल दी कॉन्डम्स वेदर दे आर यूज्ड बाय मेल्स और फीमेल्स, दे आर डिस्पोजेबल एंड दे आर सेल्फ इंसर्टेड, उन्हें खुद से इंसर्ट किया जा सकता है, यानी वो यूजर को प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दूसरे एक और बैरियर मेथड होते हैं जिसमें डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स वगैरह आती हैं, जो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट की जाती हैं ताकि सर्विक्स को कवर किया जा सके। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी एंट्री होती है स्पर्म्स की उसे ब्लॉक किया जा सकता है। एंड दीज डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वॉल्ट्स आर रीयूजेबल। इसके अलावा कुछ और सर्टेन चीज़ें हैं जिन्हें यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्पर्मिसाइडल क्रीम्स विच बेसिकली किल दी स्पर्म्स, जेलीज, फोम्स, इन सब का भी यूज किया जा सकता है टू इंक्रीज दी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। अनदर मेथड इज आईयूडीज, जिसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बोलते हैं। ये बेसिकली ऐसे डिवाइसेस हैं जो प्राइवेसी नहीं प्रोवाइड करते हैं यूजर को, क्योंकि डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स इसे इंसर्ट करते हैं इनटू द यूट्रस थ्रू वेजाइना, तो इन्हें खुद से यूज नहीं किया जा सकता, खुद से इंसर्ट नहीं किया जा सकता। इसमें अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। फॉर एग्जांपल नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज जिसमें लिप स्लॉप आती है। इसके अलावा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं जिसमें कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 वगैरह आते हैं। एंड कुछ आईयूडीज हार्मोन रिलीजिंग भी होती हैं जैसे प्रोजेस्टेसर्ट, इसके अलावा LNG-20, ये सब हार्मोन रिलीजिंग होती हैं। तो ये हार्मोनल बैलेंस को इम्बैलेंस बेसिकली हार्मोन्स का कर देती हैं, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन, एज वी ऑल नो प्रोजेस्टेरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रेगनेंसी मेंटेनेंस, तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को डिक्रीज कर देंगी, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन ही नहीं हो पाएगी, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी, और जो भी प्री मैच्योर एम्ब्रियो है वो इजीली बाहर रिलीज हो जाएगा। आईयूडीज बेसिकली स्पर्म्स का फेगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देती हैं यूट्रस के अंदर। कॉपर आयंस की अगर आप बात करोगे तो वो स्पर्म्स की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है एंड स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर देता है। हार्मोन रिलीजिंग जो होते हैं वो ज़्यादातर इम्प्लांटेशन की तरह प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उन्हें इम्प्लांट कर देते हैं और वो थोड़े थोड़ी ड्यूरेशन के बाद कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स का सिक्रीशन करते रहेंगे। बेसिकली आईयूडीज को बोला जाता है कि दीज आर दी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर दी फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, या वो चिल्ड्रन के बीच में स्पेस चाहती हैं, तो उनके लिए आईयूडीज सबसे ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, तो वो भी आपको याद रखना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, इससे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऑल्सो विच आर बेसिकली हैविंग
दी कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स, जैसे कि स्मॉल डोजेज में हो सकता है प्रोजेस्टोजन, इसके अलावा प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये फीमेल्स यूज कर सकती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की तरह, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिल्स होती हैं। तो बेसिकली वी आर यूजिंग पिल्स फॉर दी कॉन्ट्रासेप्शन टू अकर, एंड पिल्स जो होती हैं ज्यादातर 21 डेज के लिए यूज की जाती हैं। 21 डेज के लिए डेली इन्हें यूज करना होता है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रही होती है उसके फर्स्ट 5 डेज के अंदर इसे स्टार्ट करना होता है और 21 डेज तक लेना होता है। उसके बाद जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तो उसके 7 डेज का गैप छोड़ के फिर से इस पैटर्न को फॉलो करना होता है। तो बेसिकली द फीमेल इज यूजिंग द पिल्स थ्रू आउट द कॉन्ट्रासेप्शन, जो भी वो करना चाहती है तब तक उसे यूज करना ही पड़ता है। तो ये कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट कर सकता है। ये बेसिकली ओव्यूलेशन को इनिबिट कर देता है, तो ओवम रिलीज ही नहीं होगा तो उसकी इम्प्लांटेशन वगैरह वो सब चीजें भी इनिबिट हो जाएंगी। इसके अलावा ये सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को भी चेंज कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स अंदर नहीं आ पाते। इसके अलावा बोला जाता है कि पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, इनके लेस साइड इफेक्ट्स होते हैं एंड वाइडली एक्सेप्टेड हैं बाय फीमेल्स। फॉर एग्जांपल सहेली, जो कि फीमेल्स यूज करती हैं एज दी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अगर सहेली की बात करें तो ये नॉन स्टेरॉइडल है, तो इसमें स्टेरॉइड्स नहीं होते, तो इनकी आदत नहीं लगती है, एंड दे आर वंस अ वीक पिल, तो एक बार वीक में लेनी होती है, एंड इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा कम है बट कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स की तरीके से भी अंडर द स्किन हार्मोन्स को अकेला प्रोजेस्टोजन या फिर एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में उसे इम्प्लांट किया जा सकता है या इंजेक्ट किया जा सकता है स्किन के अंदर। अगर आप बात करो कि ये कब तक यूज किए जा सकते हैं, तो बोला जाता है क्वाइटस के या कॉन्ट्रासेप्शन के लगभग 72 आवर्स के विद इन, यानी 72 घंटों के अंदर इन्हें यूज किया जा सकता है। तो इन्हें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बोलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान इसका यूज किया जा सकता है। बेसिकली इनका रेप केसेस या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में यूज किया जाता है, ताकि 72 आवर्स के अंदर अंदर जो भी कॉन्ट्रासेप्शन है उसे बेसिकली प्रिवेंट किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर मेथड्स आल्सो विच आर नोन एज सर्जिकल मेथड्स, जिसे स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली मेल या फीमेल पार्टनर के जो भी एग प्रोड्यूसिंग या स्पर्म प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं उन सबको ब्लॉक कर दिया जाता है, कट करके टाई अप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो भी स्पर्म्स हैं या एग है वो रिलीज ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेल्स की बात करें तो वेसेक्टोमी होता है, जिसके अंदर वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई अप कर दिया जाता है, तो स्पर्म्स प्रोड्यूस तो होते हैं बट दे आर नॉट गेटिंग ट्रांसपोर्टेड। इसके अलावा ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स यूज करती हैं, जिसमें फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई अप कर दिया जाता है, तो एग्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बट दे आर नॉट गेटिंग ट्रांसपोर्टेड टू द यूट्रस। बट यहाँ ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है बट देयर प्रोडक्शन इज अकरिंग, प्रोडक्शन हो रहा है। बट आप सोचोगे कि अगर वो प्रोड्यूस होते जा रहे हैं तो इस साइड आके वो ब्लॉक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्यूब को, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली उनका लाइफ स्पैन होता है, उस लाइफ स्पैन के बाद एग या ओवम डिक्रीज हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली सर्जिकल मेथड सारे ब्लॉक करते हैं गैमीट ट्रांसफर को, ठीक है, तो वो आप याद रखोगे। एंड ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं बट इनकी रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। तो अगर कोई पर्सन चाहता है कि अब उसे लाइफ में कभी भी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं चाहिए, तभी वो इन मेथड्स को यूज कर सकता है, वरना नहीं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बोला जाता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अगर कोई रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहना चाहता है तो कॉन्ट्रासेप्शंस को रेगुलरली यूज ना करे, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे एमटीपी बोला जाता है, तो ये बेसिकली एक कंडीशन है जिसके अंदर अबॉर्शन किया जाता है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज मेडिकली एसोसिएटेड है, ये कुछ एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। एंड इसके अंदर बेसिकली नेचुरली अबॉर्शन नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रही है नेचुरली, बट एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, तो इसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोला जाता है। एंड ये अबॉर्शन जो है इसे लीगल माना जाता है, क्योंकि बेसिकली ये करता क्या है कि
ये रिस्ट्रिक्ट करता है उन सारी प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करता है, उन सबको हटाने की कोशिश करता है, ताकि जो भी बेबी है वो प्रोड्यूस ना हो, अगर कोई मदर नहीं चाहती या उसके पेरेंट्स नहीं चाहते तो। इंडिया ने भी एमटीपी को लीगलाइज किया था 1971 में, बट कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी जिन्हें डॉक्टर्स को फॉलो करना पड़ता था ताकि इसके मिसयूजेस ना हो, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसके अंदर अनवांटेड प्रेगनेंसी को उससे गेट रिड, बेसिकली उससे हम हटा देते हैं, ईदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, जो कि बेसिकली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से हुई होगी, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव ने काम नहीं किया, या रेप केसेस हैं तो उन केसेस में एमटीपी किया जा सकता है। बट ये याद रखना है कि एक पर्टिकुलर सेफ ट्राइमेस्टर या बेसिकली सेफ ड्यूरेशन होती है जिसके अंदर किया जाता है, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर को माना जाता है। तो अप टू 12 वीक्स यानी 3 महीने तक की एमटीपी या अबॉर्शन जो होती है वो सेफ होती है, बट उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 6 मंथ्स के आसपास ज़्यादा रिस्की होती है। तो वो याद रखना होता है डॉक्टर्स को, उसके अकॉर्डिंग ही वो एमटीपी कर सकते हैं। Now, if we talk about this particular condition, STI, sexually transmitted infections, और STD भी बोलते हैं, आपको याद होगा पुरानी एनसीईआरटी में STD गिवन था, बट अब STI मेंशन्ड है, तो आप कुछ भी याद रख सकते हो, STI रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बेसिकली ऐसे इन्फेक्शंस हैं या डिजीजेज हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होती हैं। इन्हें वेनेरियल डिजीजेस भी बोलते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस आते हैं जैसे गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं। एंड इसके अलावा एड्स तो आपको पता ही है, वो भी इजीली सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है। तो बेसिकली ये सब ट्रांसमिट सेक्सुअली तो हो सकते हैं, बट उनके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिनके थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंजेक्शन की नीडल्स को शेयर करने से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को शेयर करने से इन्फेक्टेड और नॉर्मल पर्सन के बीच में, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है, एंड इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी हो सकता है। तो अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो बेबी भी हो सकता है, तो उसके लिए ये सब बताए जाते हैं। एंड इनके सिम्टम्स माइनर होते हैं, स्टार्टिंग में ईचिंग वगैरह होती है, कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज होता है रिप्रोडक्टिव एरियाज से, स्लाइटली पेन होती है, स्वेलिंग होती है, बट बाद में क्या होता है कि ज़्यादातर इनके सिम्टम्स बाद में इंक्रीज होते हैं। तो शुरू में कम होते हैं, बाद में इंक्रीज होंगे। इसके अलावा बोला जाता है कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दीज इन्फेक्शंस आर एसिम्प्टोमेटिक, तो उनके सिम्टम्स ईजिली नहीं दिखते हैं बहुत लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के लिए। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो भी STIs होती हैं, जो भी ये डिसऑर्डर्स होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं आगे जाके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के लिए, PID जिन्हें बोलते हैं, या फिर अबॉर्शंस के लिए, स्टिल बर्थ्स के लिए जिसमें डेड बेबी प्रोड्यूस होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए जहाँ पे कि जो भी इम्प्लांटेशन है वो एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं हुई है, तो जहाँ पे होनी चाहिए थी एंडोमेट्रियम के अंदर वहाँ नहीं है, दूसरी साइड को हो रही है यूट्रस के, जिसकी वजह से वो प्रॉपर नरिशमेंट वगैरह नहीं ले पाएगा एम्ब्रियो, इनफर्टिलिटी या कैंसर वगैरह के लिए भी रिस्पॉन्सिबल ये हो सकते हैं। ज़्यादातर बोला जाता है कि सारे ही पर्सन्स इसके लिए वल्नरेबल होते हैं, बट बोला जाता है 15 to 24 ईयर्स की एज ग्रुप जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं STIs के लिए। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या चीज़ कर सकते हैं? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर्स। इसके अलावा ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स या कोई बैरियर मेथड यूज़ करो ड्यूरिंग क्वाइटस। इसके अलावा बोला जाता है कि अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको लग रही है, तो आप एक किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास भी जा सकते हो। एक और कंडीशन होती है जिसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो इनफर्टाइल है, मतलब कि वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकते इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, अनप्रोटेक्टेड है, उसमें कोई बैरियर या कोई भी प्रोटेक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज नहीं किया गया है, फिर भी चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो उसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं। एंड इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, फिजिकल, कॉन्जेनाइटल यानी जेनेटिक डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके लिए।
एंड कपल्स को बेसिकली ज़्यादातर फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है फॉर इनफर्टिलिटी, बट वो सही नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इनफर्टिलिटी लाइज इन द मेल पार्टनर। ज़्यादातर मेल पार्टनर में ही इनफर्टिलिटी की चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो फीमेल्स को ब्लेम करना इज़ वेरी रॉन्ग, तो वो आपको याद रखना है। एंड बहुत सारी इसकी हेल्थ केयर यूनिट्स होती हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं जो डायग्नोज करते हैं, करेक्ट करते हैं ऐसे डिसऑर्डर्स को, एंड वो उन इनफर्टाइल कपल्स को भी चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। And the techniques which are used for this particular process is known as assisted reproductive technology, ART बोलते हैं, आर्ट। इसके अंदर बहुत सारी आती हैं, फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दिस पोर्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो आर्ट में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड दी बॉडी करवाया जाता है, और फिर जब वो एम्ब्रियो बन जाता है तो एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है इनटू द यूट्रस। तो ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस मेथड को ज़्यादातर टेस्ट ट्यूब बेबी नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज बेसिकली वी आर फर्टिलाइजिंग एग एंड जो स्पर्म्स के साथ उसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, वो बेसिकली टेस्ट ट्यूब में लैब कंडीशंस में किया जा रहा है। इसके बाद जो भी एम्ब्रियो बना, जाइगोट बना, उसे फिर ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में वाया दी जिफ्ट टेक्निक, जिसे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बोला जाता है। जाइगोट कितनी स्टेज तक का, तो 8 ब्लास्टोमियर तक का जिफ्ट के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, या 8 से ज़्यादा अगर होता है तो उसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर किया जाता है उसका, यानी यूट्रस में उसका ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि अब वो मैच्योर है। इसके अलावा एम्ब्रियोज को इन विवो फर्टिलाइजेशन के थ्रू भी बनाया जाता है, जिसके अंदर फ्यूजन गैमीट्स का कराया जाता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। बट इसमें ये सिर्फ और सिर्फ तब किया जाता है, या ज़्यादातर तब किया जा सकता है जब फीमेल्स जो हैं वो कंसीव नहीं कर सकती, तो उनको बेसिकली असिस्ट करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज जिफ्ट ऑल्सो। जिफ्ट इज बेसिकली, जिफ्ट या गिफ्ट बोल सकते हो आप इसे। तो ये जो गिफ्ट होता है ये होता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसके अंदर अगर कोई फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो उस केस में गैमीट को यानी एग को डायरेक्टली उसके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा सके, क्योंकि वो फिर फर्टिलाइज होके प्रॉपर सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, तो उस केस में हम गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ICSI भी होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी मेल पार्टनर में है, यानी वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है या उसका स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक भी हो सकती है, जिसमें बेसिकली सीमेन को कलेक्ट किया जाता है या तो हस्बैंड से या किसी भी हेल्दी डोनर से जो भी अपना स्पर्म डोनेट करना चाहता है, एंड उसे फिर वेजाइना में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या यूट्रस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं फीमेल के, बाय IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन प्रोसीजर के थ्रू। तो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि लीगल हैं, एंड इसके अलावा लीगल अडॉप्शन इज ऑल्सो देयर, जो कि लॉ परमिट करता है, जिससे कि जो इनफर्टाइल कपल्स हैं वो भी पेरेंटहुड को देख सकते हैं। तो उसके लिए ये सब आपको मेंशन किया है। सो दिस इज इट फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगली क्लास में हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।